अस्सलाम वालेकुम। प्रोग्राम नाइट एडिशन में हम आपको खुशामदीद कहते हैं। नाज़रीन, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ और हुकूमत इत्तेहाद के दरमियान इलेक्शन के लिए मुज़ाकरात का नतीजा आने से पहले ही मुज़ाकरात नाकामी की सूरत में क्या कुछ करना है, वो जो हिकमत अमलियाँ हैं, स्ट्रैटेजीज़ हैं, वो भी सामने आ गई हैं। अभी मुज़ाकरात का फ़ाइनल राउंड बाकी है जो 2 मई को मंगल को परसों के रोज़ होने जा रहा है कि तहरीक इंसाफ ने मुज़ाकरात की नाकामी की सूरत में सड़कों पर आने का इंदिया दिया है। फवाद चौधरी ने अपनी एक ट्वीट में सियासी मुखालिफिन पर यह वाज़े कर दिया है कि मुज़ाकरात की नाकामी की सूरत में अवाम एक बड़ी तहरीक के लिए तैयार रहे जिसका नुक्ता उरूज एक लॉन्ग मार्च होगा। कल हमारे प्रोग्राम में शाह महमूद कुरैशी साहब ने भी ये बात की थी कि मुज़ाकरात की नाकामी की सूरत में वो उसी दिन अदालत का दरवाज़ा खटखटाएंगे, उसी दिन सुप्रीम कोर्ट जाएंगे। क्या कहा उन्होंने, ज़रा ये भी देखिए। ताख़ीरी हरबे हम नहीं होने देंगे, तो अगर मंगल तक कोई माकूल रास्ता वो नहीं निकाल सकते और इत्तेफाक राय नहीं होता तो फिर बात ख़त्म हो जाएगी और हम अपना नुक्ता नज़र जो है वो चीफ जस्टिस की खिदमत में पेश कर देंगे। नाजरीन, पहले दिन से ही मुज़ाकरात को लेकर हुकूमत और पीटीआई दोनों अपने अपने मौक़िफ़ पर डटे नज़र आ रहे हैं। दोनों तरफ से लचक ना दिखाने की वजह से मुज़ाकरात से पॉजिटिव रिज़ल्ट निकलने के जो इम्कानात हैं ये कम होते जा रहे हैं। ऐसे लग रहा है कि मुज़ाकरात के फ़ाइनल राउंड का दिन मुज़ाकराती टीमों के लिए एक मुश्किल दिन होगा, क्योंकि इमरान खान पूरे मुल्क में इकट्ठे इलेक्शंस के लिए 14 मई से पहले असम्बलियाँ तहलील करवाना चाहते हैं, लेकिन इत्तेहादी हुकूमत पीटीआई के इस मुतालबे को पूरा करने के मूड में लग नहीं रही है। पीटीआई पहले ही वाज़े कर चुकी है कि मंगल को मुज़ाकरात का आखिरी रोज़ होगा। अगर कोई नतीजा नहीं निकलता तो सुप्रीम कोर्ट को आगाह कर दिया जाएगा, जहां फिर मुज़ाकरात की नाकामी पर तहरीक इंसाफ का रद्द-ए-अमल नज़र आ रहा है। वहीं सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान के रद्द-ए-अमल को भी ज़ाहिर है फिर वो भी नहीं कोई रोक सकता। दूसरी तरफ हुकूमत इत्तेहाद भी मुल्क भर में बैक वक्त इंतखाबात के मुतालबे से पीछे हटने को तैयार नज़र नहीं आ रहा है। यहाँ सवाल ये उठता है कि हुकूमत असम्बलियों की तहलील से पहले वफाकी बजट पेश करने की शर्त क्यों रख रही है, जिस पर माहिरीन का मानना है कि हुकूमत अपनी एक साला जो नाकिस कारकर्दगी है इसके दाग को धोना चाहती है। बजट में आवाम को एक भरपूर रिलीफ देने के जो है ना वो ऐलानात किए जाएंगे, उसके बाद इलेक्शन में जाया जाएगा और इसका फ़ायदा उठाया जाएगा। यानी यहाँ भी रियासत को नहीं सिर्फ सियासत को बचाने का सोचा जा रहा है। क्या दोनों तरफ से लचक ना दिखाने की वजह से एक बार फिर मुल्की सियासत को डेडलॉक लग जाएगा? अगर सियासी जमातें मसाइल का हल नहीं निकालती तो क्या पंजाब में 14 मई को इलेक्शन होने को कोई रोक सकता है? अगर मुज़ाकरात से कोई नतीजा नहीं निकलता तो सुप्रीम कोर्ट क्या करेगी? क्या सुप्रीम कोर्ट हुकूमतुल्ली पर हुकूमत को घर भेज सकती है? इसी पर मैं बात करूंगी। मुझे ज्वाइन कर रहे हैं मुस्लिम लीग नून के सीनियर रहनुमा वफाकी वज़ीर राना तनवीर हुसैन साहब। अस्सलाम वालेकुम, बहुत बहुत शुक्रिया राना साहब आपका। राना साहब, सबकी नज़रें लगी हुई हैं मंगल के रोज़ जो मुज़ाकराती टीमें हैं, तहरीक इंसाफ की टीम, इत्तेहादी हुकूमत की टीम, के इनका जो मुज़ाकरात होंगे वो उसका क्या नतीजा निकलेगा, क्योंकि तहरीक इंसाफ तो मंगल का जो रोज़ है मुज़ाकरात का उसको आखिरी दिन समझ रही है। शाह साहब ने भी कल मेरे प्रोग्राम में कहा कि अगर कोई नतीजा नहीं निकलता तो मैं तो उसी दिन जो है वो सुप्रीम कोर्ट चला जाऊंगा। तो फिर आपको भी पता है कि सुप्रीम कोर्ट ने भी जो है वो ज़ाहिर ऑर्डर लिख के रखा हुआ है, फिर तो तौहीन अदालत भी लगेगी, इलेक्शंस की तरफ भी जाना पड़ेगा। इन सारे कॉन्सिक्वेंसेस से आप लोग आगाह हैं? शाजिया, पहले तो पहले आपने बात की अपने इंट्रो में, मैं आपको बता दूं कि हम बड़े सीरियस हैं। जो हम नेगोशिएट कर रहे हैं, हमारी जो टीम है वो उसने वहाँ पे भरपूर तरीके से उनको बताया है कि असल इशू क्या है। जो हम बात करते हैं वो हम एक तो हमारा स्टाफ जो है कि एक ही दिन इलेक्शन हो, उसके पीछे कोई सियासी नहीं, उस पर के पीछे सिस्टम की बात करते हैं, क्योंकि जो कॉन्स्टिट्यूशन में अरेंजमेंट है इलेक्शनों की वो इस तरह हो गया है, रॉन्गली या राइटली, कि एक ही दिन में इलेक्शन हो पाकिस्तान में, तो वही इनके मुताबिक है। ये अरेंजमेंट है कॉन्स्टिट्यूशन में, साफ शाफ इलेक्शन हो, निगरान हुकूमतें हों, और 90 डेज़ की भी उसमें एक बात लिखी हुई है चीज़ कि 90 डेज़ में वो अगर कबल अज़ वक़्त हो जाए, डिज़ोल्व जो हुई हैं 2 असम्बलियाँ। तहरीक इंसाफ ने जितने भी काम किए हैं आज तक वो सारी बदनीति से इंतशार के लिए और एक पाकिस्तान में हालात जो है उनको गैर मुस्तकम करने के लिए सियासी तौर पे, तो मैं समझता हूँ चाहे उनके इस्तीफ़े हों, चाहे ये रेजोल्यूशन हो, ये सारी उसी की कड़ियाँ हैं। तो अभी जो बात आ गई कि इलेक्शन इनकी ख्वाहिश के मुताबिक हो, वो तो हो नहीं सकता।
हमारे जो 2 असम्बलियाँ हैं और नेशनल असम्बली की वो एक वो कैम है, वो पहले क्यों टूटे? मुझे बताएं, आज 2002 के बाद जितने भी इलेक्शन हुए हैं वो 5 साल असम्बलियों ने टाइम पूरा किया है। तो ये एक अच्छी, मैं समझता हूँ एक रवायत बनी है, उसको पूरा करना चाहिए। लेकिन एक सिर्फ तो एक ही दिन में अगर आप लोग चाह रहे हैं, इमरान खान ने भी कभी ये बात नहीं की कि हमें एक दिन इलेक्शंस नहीं चाहते। वो जिस दिन से असम्बलियों से बाहर निकले हैं अदम एतमाद के बाद, उन्होंने एक ही बात की, जब उन्होंने डिज़ाइन दिया उन्होंने कहा हम पूरे मुल्क में एक ही दिन में इलेक्शंस चाहते हैं। लेकिन जब आप लोग पूरे मुल्क में एक ही दिन इलेक्शंस की तरफ नहीं आए, हुकूमत चलती गई, इकॉनमी का भी बेड़ा गर्क हो गया, बुरा हाल हो गया। उसके बाद सुप्रीम कोर्ट की तरफ जाना पड़ा। सुप्रीम कोर्ट ने डेट्स दी, पहले अप्रैल की, फिर अब 14 मई की। अब 14 मई को तो एक साथ इलेक्शन नहीं हो सकते, लेकिन फिर जब सुप्रीम कोर्ट अब 14 मई का ऑर्डर दे चुकी है, उस पर तो आप लोगों को अमल दरामद करना पड़ेगा। अगर अमल दरामद नहीं करेंगे फिर घर जाना पड़ेगा, इलेक्शंस भी लड़ने पड़ेंगे, घर भी जाना पड़ेगा। नहीं, देखिए, इमरान खान जो कहता है एक दिन इलेक्शन हो तो फिर एक दिन पे आ जाए ना, कोई क़यामत तो नहीं आ रही। मुझे बताएं कि क्या KPK की असम्बली नहीं डिसॉल्व हुई? उस पर सुप्रीम कोर्ट के क्यों साइलेंट है? उस पर उनको नज़र नहीं आता कि 90 डेज की शर्त पूरी नहीं हो रही? क्या पंजाब के इलेक्शन अभी 90 डेज में हो रहे हैं? वो तो क्रॉस कार की। अगर सुप्रीम कोर्ट अपने हुक्मनामे में वायलेशन करे कॉन्स्टिट्यूशन की तो वो जायज़ है। अगर इलेक्शन कमीशन कहे मैं नहीं करा सकता तो ये कहते हैं कि वो नाजायज़ है। ये बातें सुप्रीम कोर्ट ने अगर ऑर्डर किया है तो मरूजी हालात भी देखने चाहिए। अब सुप्रीम कोर्ट जाने, उसका ऑर्डर जाने और इम्प्लीमेंट करें। इम्प्लीमेंट आपने तो नहीं करना, इम्प्लीमेंट तो करना है इलेक्शन कमीशन ने। इलेक्शन कमीशन ने साफ शफाफ इलेक्शन भी कराने हैं। वो सिक्योरिटी चाहिए, उसको अरेंजमेंट चाहिए, उसको पैसे चाहिए, और वो पार्लियामेंट कायम होगी तो तभी होगा। नंबर 2, बजट बहुत जरूरी है। वो बजट आना है और उसी के जरिए बैकएंड जानी है IMF को। तीसरा जुलाई में तो आ जाती है हमारी। आप लोग बजट देना चाहते हैं, आप लोग इलेक्शन से पहले बजट आप लोग इसलिए क्या देना चाहते हैं कि बड़ा जो है ना वो अच्छा सा मीठा सा बजट दे दिया जाए। जाहिर है बजट इलेक्शंस होंगे तो IMF का प्रोग्राम तो ज़ाहिर खत्म हो जाएगा और जो भी इसके कॉन्सिक्वेंसेस हो वो आने वाली हुकूमत भुगतेगी। नहीं, मेरी बात सुन लें। आपकी मैंने बात सुन ली थी पहले भी, आपने ये फिक्रे बोले थे अपने इंट्रो में। बात ये है कि क्यों ना हम बजट दें। मुझे बताएं कि जब हम 12 अगस्त या 13 अगस्त तक गवर्नमेंट की मियाद है असम्बली की, तो बजट देंगे हम। ये क्या बात हुई कि इसलिए देना चाहते हैं? बाकी दूसरी रहेगी बात आपकी, वही मैंने बात सुनी कि रियासत की बजाय सियासत आप करना चाहते हैं। हमने तो उसका गंद उठाया इमरान खान का सिर्फ रियासत के लिए कि आप डिफ़ॉल्ट में जा रहे हैं। डिफ़ॉल्ट से हम निकल आए हैं। इंशाल्लाह 2-3 महीनों में चीज़ें बेहतर हो जाएंगी। हमने पहले भी रिलीफ दी है जितना दे सकते हैं। पंजाब गवर्नमेंट डिफॉल्ट से क्या निकले हैं राना साहब? IMF आपके साथ अभी प्रोग्राम को फाइनल स्टेजेस तक लेकर जा नहीं रहा है। सऊदी अरब ने भी पैसे दे दिए, UAE ने भी पैसे दे दिए, उनकी गारंटीज़ काम आ नहीं रही हैं। डॉलर देख लें ट्रिपल सेंचुरी की तरफ जा रहा है, 300 तक डॉलर पहुंचने वाला है। महंगाई 46% तक पहुंच गई है। अब गर्मियाँ आ रही हैं, अब एक लोड शेडिंग का भी लोगों को भुगतना पड़ेगा, फिर बिल भी लोगों को ज़्यादा देने पड़ेंगे। तो डिफ़ॉल्ट हम किसको कहते हैं? आपके पास डॉलर्स इतने हैं नहीं, डॉलर्स आप बाहर जाने नहीं दे रहे हैं, एलसीज बंद है, मतलब कि और डिफ़ॉल्ट किसको कहते हैं? मैं बता देता हूँ। पहले तो आपको बताऊं कि आप जो बात करती हैं ठीक है, आपको करना चाहिए, क्रिटिकल चीज़ों को देखते हैं। लेकिन 2018 या 17 में एक खुशहाल पाकिस्तान, एक तरक्की करता हुआ पाकिस्तान दिया था इमरान खान है। लेकिन जो उस वक्त की बात थी 105 का डॉलर था, रिजर्व हमारे 23 अरब डॉलर थे, स्टॉक 53,000 पे था, और जो 18 घंटे लोड शेडिंग थी 0 पे लेके आए। ये नवाज शरीफ का या शहबाज शरीफ के कमाल था, नून का। लेकिन जो आप बात कर रही है किसने ये सारी सिचुएशन पैदा की है? डिफ़ॉल्ट तो हम ये कहते हैं कि कोई पेमेंट ऐसी बताएं जो टाइम पे नहीं हुई। कोई एक पेमेंट चाहे $1 की थी चाहे $1 बिलियन की थी, टाइम पे पेमेंट्स हो रही हैं। रिजर्व पिछले दिनों में देखा, पिछले हफ्ते हमारे पहली दफ़ा क्रॉस किया $10 बिलियन से, तो फिर $15 अरब पे लेके जाएंगे। ये बहुत बड़ी अचीवमेंट है हमारी इस सिचुएशन में। बाकी रही महंगाई तो उस पॉलिसीज़ की वजह से है जो इसने किया, या इंटरनेशनली मामला है। तो मैं समझता हूँ $8 इसने कितने पे दिया था? इसने हमें 200। देखिए, आपकी पार्टी के अपने लोगों को ही बहुत ज़्यादा रिजर्वेशंस हैं
कल शाहिद खाकान अब्बासी ने भी ये बात की कि आटे की जो तकसीम है 20 अरब रुपया उसमें चोरी हुआ है। मतलब कि वो शाहिद खाकान अब्बासी का ताल्लुक ना पीपल्स पार्टी से है, ना वो तहरीक इंसाफ के हैं, ना MQM के हैं, नून लीग से उनका ताल्लुक है ना। हुकूमत किसकी है? आप लोगों की हुकूमत है। अगर 20 अरब रुपए चोरी हुआ है उस आटे की तकसीम में, जिसकी लाइनों में लग के पता नहीं कितने लोग बेचारे मर गए, इस दुनिया से चले गए क्योंकि उन्हें रोटी लेके जानी थी, आटा लेकर जाना था अपने घर बच्चों के लिए, तो वो 20 अरब कौन ले गया, कौन अपने साथ ले गया, किसने हजम कर लिए? मैं नहीं समझता ऐसी कोई बात है। बिल्कुल जहाँ लेवल पे कुछ जो कर रहे होते हैं, लेकिन ये कहना 20 अरब, लेकिन इसका मतलब प्रोग्राम लोगों को, गरीबों को कुछ ना दे, गरीब भूखे मर जाए। आज मैं समझता हूँ जो गरीब है उस सतह पे जो गुर्बत है, जो जिनको आटा नहीं मिल रहा था वो खुश हैं, उनको 3-3 तोड़े मुफ्त बिल्कुल दिया है। ये एक हिस्ट्री है पाकिस्तान में, पहली दफ़ा 75 साल तारीख में पहली दफ़ा आटा मुफ्त तकसीम किया गया है। 80 अरब का तो नहीं, 65। और जिस तरीके से तकसीम किया गया है ये मजाक था, जिस तरीके से सारा दिन लोग लाइनों में लगे रहते थे। हर महीने लोगों के घरों में बिल भेजते हैं, हर महीने लोगों के घरों में बिल भेजते हैं। कभी ऐसा नहीं हुआ कि किसी के घर बिल ना गया हो। आटा नहीं पहुंच सकता लोगों के घरों में इज्जत से। फील्ड में मैं रहता हूँ, हल्के में मैं रहता हूँ, और शाहिद खाकान तो कभी हल्के में गया ही नहीं। लेकिन शाहिद खाकान से मेरा दोस्त है, भाई है, पार्टी का बंदा है, क्लियर हेडेड होना चाहिए। पार्टी, मैं नहीं कुछ और कमेंट करना चाहता कि इशू क्या है। उन आप जो मुश्ताक और उसका इशू है उनको पार्टी के अंदर रिजॉल्व कराएं, अगर वो पार्टी में चलना चाहते हैं या रहना चाहते हैं। मैं समझता हूँ इस तरह की बातें करना, ये तो क्यों किसी ने भी नहीं कहा कि 20 अरब चोरी हो गया, और मैं गारंटी से कहता हूँ कि लीकेज हुई है। लेकिन तो शाहिद खाकान अब्बासी पार्टी को बदनाम कर रहे हैं क्या? मेरा ख्याल है कि कोई अच्छी बात भी नहीं कर रहे वो, ये जो शाहिद खाकान का आपने मसला बीच में ले आए हैं। लेकिन जो आप बात कर रही हैं, देखिए हम चाहते हैं ये मुज़ाकरात कामयाब हो, और हम ठीक है अगर उनकी इना का मसला है तो 13 अगस्त की बजाय 12 अगस्त को ख़त्म कर देंगे असम्बली। लेकिन मेरा ख्याल है, मेरी पार्टी का ख्याल है कि हर सूरत ये कंप्लीट टर्म करनी चाहिए, और हर सूरत हमने किसी भी सूरत 14 मई को हमने इलेक्शन नहीं कराने, और हर सूरत हम सुप्रीम कोर्ट की जो हुकूमतूली करेंगे, हम तौहीन अदालत भी बर्दाश्त करेंगे, हम शहबाज शरीफ का घर जाना भी बर्दाश्त करेंगे। मेरी बात सुन लेना शादिया, इलेक्शन कमीशन ने तो कल मैं अखबार में पढ़ रहा था या आज कि उन्होंने अपने सारे प्रोग्राम रोक दिए हैं। सवाल ही नहीं पैदा होता कि जवानों को इलेक्शन हो सके। और इमरान खान सीरियस मुज़ाकरात में, आज उसका बयान पड़ा है कि 14 मई को डिसॉल्व करें। अंदाजा करें यार, तेरा दिमाग ठीक है? वो उस सूरत में कहा है, सुन लेना, उन्होंने उस सूरत में कहा है कि अगर आप वाकई एक ही दिन पूरे मुल्क में इलेक्शन चाहते हैं तो आप असेंबली डिसॉल्व कर दें। नहीं, इमरान खान से पूछे तेरी अकल है मकाना, तेरे पॉलिसी आज कहते हैं असम्बलियां बहाल कर दे। ये भी प्रपोजल आई है मुज़ाकरात में कि फिर सूबाई असम्बलियां बहाल कर, ये निकलता भी है। निगरान हुकूमत की क्या हैसियत रह गई है, आप मुझे बताएं। 90 दिन से ज्यादा आईनी तौर पर निगरान हुकूमत की हैसियत क्या है? हैसियत तो उसकी बिल्कुल लीगल है, कॉन्स्टिट्यूशनल है। अगर इलेक्शन नहीं होंगे, जब तक नहीं होंगे कि निगरान हुकूमत रहेगी, ये नहीं हो सकता। ये क्या, किस दुनिया में रह रहे हैं आप? आइन वहाँ पे प्रोविजन है इनकी, पहले भी रही है 90 दिन से ज्यादा, चेक कर लें। ये इनको नई सुबह ख्वाब आ जाता है। ये तो एक ग्रुप है गैंगस्टर का, पीटीआई कोई पॉलिटिकल पार्टी है? ये तो ग्रुप है, गैंगस्टर हैं, करप्ट लोग हैं, इसी पॉलिटिकल पार्टी ने सबको आगे लगाया हुआ है। वो आगे लगाया, गैंगस्टर है ना, गैंगस्टर है। मैं आज भी कहता हूँ ये तो एक हमारा प्रिंसिपल स्टांस है, एक दिन इलेक्शन हो और पूरे टाइम पे हो, वरना सुबह इलेक्शन करा लें। जो उन्होंने टिकट दिए हैं उनको जमानत जब्त हो जानी है, मैं आपको गारंटी से कहता हूँ। चलें, पूछ लें, सर्वे करा लें। ठीक है, बहुत शुक्रिया। वफाकी वज़ीर आना तनवीर हुसैन, मुस्लिम लीग नून के रहनुमा मेरे साथ थे। मुझे ब्रेक लेनी है, वापस आते हैं वक्फे के बाद। ब्रेक के बाद एक बार फिर से आपको खुशामदीद कहते हैं। तहरीक इंसाफ के रहनुमा साबिक गवर्नर सिंध इमरान इस्माइल साहब मुझे ज्वाइन करें। अस्सलाम वालेकुम, बहुत बहुत शुक्रिया इमरान इस्माइल साहब आपका। इमरान इस्माइल साहब,
मंगल को जो मुज़ाकरात होने जा रहे हैं, आप लोग ये कह रहे हैं कि अगर मुज़ाकरात कामयाब नहीं हुए, एक तरफ शाह साहब कहते हैं कि हम सुप्रीम कोर्ट उसी दिन चले जाएंगे, फिर इन पर तौहीन अदालत लगेगी, सुप्रीम कोर्ट का हुक्म मौजूद है। लेकिन दूसरी तरफ आज एक नई स्ट्रैटेजी बताई है फवाद चौधरी साहब ने कि अगर मुज़ाकरात कामयाब हमारे नहीं होते हैं मंगल के रोज़, हम रैलीज़ की तरफ जाएंगे, हम लॉन्ग मार्च निकालेंगे। अब रैलीज़ और लॉन्ग मार्च की नौबत क्यों आ रही है जब सुप्रीम कोर्ट का एक वाज़ेह डिसीजन मौजूद है 14 मई के इलेक्शंस को लेकर और फैसला लिखा भी जा चुका है? तो फिर अब ये लॉन्ग मार्च और रैलीज की तरफ क्यों जाना चाहते हैं आप? सुप्रीम कोर्ट पे क्या आप लोगों को एतमाद नहीं है? नहीं, ये तो सुप्रीम कोर्ट पे सबसे ज्यादा हमें है और किसको एतमाद है? वो तो इन्होंने तो सुप्रीम कोर्ट का ऑर्डर ही उठा के रेती की टोकरी में फेंक दिया। हम तो ये कह रहे हैं कि अगर सुप्रीम कोर्ट के ऑर्डर के बावजूद ये नहीं कराते इंतखाबात, तो हम जाहिर है कि हमारे पास एक ही ऑप्शन रह जाता है कि हम अवाम में जाएं। सुप्रीम कोर्ट के पास तो जाएंगे ही नहीं। सुप्रीम कोर्ट के हुक्म के बावजूद नहीं कराते तो फिर तौहीन अदालत भी तो है ना, फिर तो वो भी कॉन्सिक्वेंसेज है ना, फिर तो इन्हें घर जाना पड़ेगा। उसके बावजूद भी आप बिल्कुल मौजूद है। दोनों राउट्स हम लेंगे, कोर्ट के पास भी जाएंगे तौहीन अदालत के लिए, और ये हम अवामी राब्ते भी करेंगे। बाहर एक बड़ी सियासी जमात अवामी राब्ते के अलावा क्या है उसके पास? तो आपको लगता है कि मुज़ाकरात जो हैं वो बेनतीजे ही ख़त्म होंगे? क्योंकि अब तक जिस तरह की स्ट्रैटेजीज बताई जा रही हैं, 2 दिन पहले तक दोनों तरफ से पॉजिटिव बातें सामने आ रही थी और कह रहे थे कि हम मुस्बत पेशरफ्त हो रही है। लेकिन 2 रोज़ पहले जो परवेज़ इलाही के घर पर जो है वो जिस तरीके से रेड की गई, वहाँ पर जो तमाशा लगा, क्या ये सारे मुज़ाकरात की नाकामी उसी वजह से आगे बढ़ रही है? आपको लगता है कि उस वजह से मुज़ाकरात आगे नहीं बढ़ सकते? परवेज़ इलाही के घर पे जो तमाशा लगा या जो हमारे कारकुनों को अर्ज किया जा रहा है, ये बात नहीं हो सकती कि जी आप एक तरफ से आप लाठी भी चलाते जाएं और दूसरी तरफ हमसे बातचीत भी करें, प्यार भी करें और लड़ाई भी करें। तो हमने तो बड़ी खुलूस नीयत के साथ हम बैठे थे और हमें सुप्रीम कोर्ट के ऑर्डर्स थे कि जी आप बैठे बात करें। हमने बड़ी सीरियस कमेटी बनाई थी। मुझे अब उसमें कोई नतीजा निकलता हुआ नजर नहीं आ रहा फिलहाल। अल्लाह करे कोई 2 दिन बाकी है, इसमें कोई चीज़ निकल आए, लेकिन मुझे कोई चीज़ खातिर निकलती हुई नजर नहीं आ रही, इसलिए कि अपोजिशन की जो हुकूमत की जमात है उसकी कोई नीयत नहीं नजर आ रही इसके अंदर आगे बढ़ने। डेडलॉक किस वजह पे है? किस रीजन पे डेडलॉक है? एक ही रीजन है डेडलॉक का। वो कहते हैं हमें इंतखाबात नहीं कराने, बाकी हुक्म फरमाए। हम कहते हैं हमें सिर्फ इंतखाबात चाहिए और कोई हुक्म नहीं। ये तो नहीं है कि करवाने ही नहीं है, कुछ 2-3 महीनों का रौला ही है बस। वो कहते हैं आप नहीं 2-3 महीनों का रौला नहीं है। वो ये आपको बता दूं कि अक्टूबर में भी कराने के मूड में नहीं है। इन्होंने बड़े प्लान बना के रखे। ये पता नहीं कोई 2 साल की मजीद एक्सटेंशन, कोई गवर्नमेंट कोई ऐसा कानून में नुक्ता कोई चीज निकालने के मूड में नहीं। तो अगर वो इलेक्शंस करवाने के मूड में ना होते तो मुज़ाकरात में क्यों बैठते? सुप्रीम कोर्ट का हुक्म था। सुप्रीम कोर्ट ने कोई बिल्कुल वो थोम तो नहीं दिया था। सुप्रीम कोर्ट ने कहा था अच्छी बात है। नो सुप्रीम कोर्ट ने कहा था अच्छी बात है कि अगर आप बैठ जाए साथ। सुप्रीम कोर्ट का वाज़ेह हुक्म था कि आप उनके साथ बैठे और कोई रास्ता निकालने की कोशिश करें। तो दोनों तरफ से लोग ये कमेटियां बनी, बैठे, उसके बाद रास्ता निकालने की कोशिश की, लेकिन वहां से नजर नहीं आ रहा हमें कि वो रास्ता निकालने के। और ये 2-3 महीने की बात नहीं है। 1 महीने से पाकिस्तान को ऑलरेडी काबिज है। आवाम के पास जाने की जरूरत नहीं रखते। ईद की नमाज तक नहीं पढ़ सकते जाके, भी क्या वोट मांगने जाएंगे। तो ये बात तय है कि मुज़ाकरात मंगल से आगे बढ़ नहीं सकते? नहीं, तय तो नहीं है। एक्सपेक्टेड है कि 1-2 दिन में इसका जो भी कट्टी-कटा होना है वो हो जाएगा, या पार होगा या पार होगा। 14 मई से आगे कुछ बढ़ने के लिए आप लोग तैयार हैं? नहीं, हम तो देखे ना, हमने तो खान साहब ने तो एक बड़ी बात उन्होंने कह दी कि हम इकट्ठे इलेक्शन कराने के लिए तैयार हैं। आप करें आगे बढ़े, जून में इंतखाबात करा लें, ज्यादा से ज्यादा मिड जुलाई तक करा लें। अब अगर वो कोई तैयार नहीं। अच्छा, आप लोग अगर जून में पूरे मुल्क में इंतखाबात तो करवाने पे मानते हैं हुकूमती लोग, तो 14 मई से आगे जाने को तैयार है। तो अगर वो आगे जाते हैं तो फिर वो कोई अमेंडमेंट करनी पड़ेगी, आप लोगों को असेंबलियों में वापस जाना पड़ेगा? कानूनी अमेंडमेंट करनी पड़ेगी ना, और उसके लिए आपको असेंबलियों में वापस जाना पड़ेगा। हम तो उसके लिए भी तैयार है। तो ये ऑप्शन भी रखी है मुज़ाकरात में? मुझे नहीं मालूम ये ऑप्शन रखी है नहीं रखी, लेकिन जब इमरान खान साहब ने भी बात की है तो फिर जाहिर है कि ऑप्शन भी डिस्कस जरूर वहाँ पे। अगर आप अर्ली इलेक्शन कराने जा रहे हैं तो उसके लिए जो कानूनी तकाजे हैं वो जरूर पूरे करने पड़ेंगे। लेकिन ये बात है कि आप सितंबर अक्टूबर में इन डेट्स में इलेक्शंस में नहीं जाना चाहते, उससे पहले ही इलेक्शंस में जाना चाहते हैं आप? हम तो फौरी जाना चाहते हैं इलेक्शन में। हमारा बस जो कल इंतखाबात
फिर 14 तारीख लेकिन को भी हुकूमत तो इंतखाबात वाज़े कह रही है कि वो तो इलेक्शन से पहले बजट पेश करना चाहते हैं। पता नहीं बजट में से क्या निकालना है उन्होंने। अब तक जो उन्होंने बजट दिए हैं उसमें सत्यानाश ही किया है। वो सवाल सत्यानाश करने के कर लें, फिर हमारे पास अपना हक है ना जी। देखें, हम फिर अवामी राब्ता मुहिम करेंगे, हम फिर रोड पे जाएंगे। लेकिन एक और बड़ी चीज़ है ना इमरान इस्माइल साहब, मरदमशुमारी भी हो रही है। मरदमशुमारी पर भी आप लोगों के अपने एतराज़ात हैं, जमात इस्लामी के, MQM के, सबके एतराज़ात हैं। जब तक वो भी प्रोसेस मुकम्मल नहीं होगा तो आप लोग इलेक्शन में कैसे जा सकते हैं? ज़ाहिर है 2017 की मरदमशुमारी हुई है, 2017 के बाद आबादी ज़ाहिर है बढ़ी है, कोई काम तो नहीं हुई है। तो वो भी प्रोसेस जब तक साफ शफाफ कंप्लीट आप लोगों के सामने नहीं होगा तो आप लोग कैसे राज़ी हो सकते हैं इलेक्शंस के लिए? अब तक की मरदमशुमारी जो हुई है उसके हिसाब से जो कराची में आबादी कम हुई है, ये भी वो तो मरदमशुमारी के मुताबिक कम हुई है, उस पर आप सेटिस्फाइड नहीं है, यही तो मैं बात कर रही हूँ। सुनहरे बात भी जो ये इन्होंने आबादी का तनासब बता रहे हैं ना, 1,60,65,00,000 आबादी है। 1,94,00,000 तो कराची में मोबाइल कनेक्शन है, वो के गोश्त कनेक्शन वैसे बदबुएं लेके पूरी मोबाइल। तो कराची में 35 लाख KLSA के कनेक्शन है, तो मल्टीप्लाई बाय 6 कराना 6 लोग तो 2.5 करोड़ 2.5 करोड़ हो जाती है। ये कहाँ से बात कर रहे हैं? ये कौन से मरदमशुमारी? सारा घोषणा ये अगर इतने जेन्युइन होते हैं, ये हमारे गवर्नमेंट के 6 महीने के बाद से इंतखाबात करा देना। इंतखाबात में शौक है तो कराएं अब इंतखाबात। ठीक है, बहुत शुक्रिया इमरान इस्माइल साहब, तहरीक रहनुमा मेरे साथ है। मुझे ब्रेक लेनी है नाज़रीन, वापस आते हैं वक्फे के बाद। ब्रेक के बाद एक बार फिर से आपको खुशामदीद कहते हैं नाज़रीन। इलेक्शन के साथ मुल्क में जारी जो मरदमशुमारी है इस पर भी सियासी जमातों के बहुत सारे तहफ़्फ़ुज़ात हैं। सियासी जमातें तकसीम का शिकार हैं। PTI कराची में गलत मरदमशुमारी पर जहां खुद एहतजाज कर रही है, वहीं हुकूमत की जो इत्तेहादी जमात है MQM, उसको भी मशवरा दिया जा रहा है कि वो भी हुकूमत से अलग हो जाए ताकि हुकूमत को प्रेशर में लाया जा सके। असद उमर ने MQM को मशवरा क्या दिया है इस हवाले से, ये ज़रा देखिए। अमीन भाई, खालिद मकबूल भाई, ऐसा ना करो यार। कराची के अंदर आके फिर मत बोलना कि ये मरदमशुमारी के नताइज कबूल नहीं है। आपने कबूल किए हैं। आप या तो कराची के अंदर खड़े होके इन नताइज के खिलाफ आवाज उठाएंगे और वही आवाज आपकी हम सुनना चाहेंगे असेंबली के अंदर। इस गलत मरदमशुमारी के नतीजे में हम तुम्हारी काबीना में नहीं बैठने को तैयार, हम गवर्नरशिप नहीं रखने को तैयार, हम वजारतें नहीं रखने को तैयार। ये आप कहेंगे तो हम मानेंगे वाकई आप कराची की बात कर रहे हैं, वरना आप सिर्फ सियासत कर रहे हैं। नाजरीन, 2023 इलेक्शंस का साल है और इलेक्शन से पहले मरदमशुमारी बहुत अहम है, बड़ी अहम है। मगर ये क्या कि हुकूमत में शामिल जमातें भी गिनती का जो अमल है इस पर एतराज़ात उठा रही हैं। सवाल उठता है कि कौन है वो जो मरदमशुमारी से अपने सियासी मकासद को हासिल करना चाहता है और इस मसले को हल कैसे किया जा सकता है। क्या इलेक्शन से पहले मरदमशुमारी के मुकम्मल नताइज आने का वेट किया जाएगा? मुल्की सियासत में मई का पहला हफ्ता कितनी अहमियत का हामिल है? क्या ये आइंदा के मुल्की हालात का जो रुख है इसको मुतय्यन करेगा? और पाकिस्तान पीपल्स पार्टी इनमें इनके जिनकी हुकूमत है सिंध में, वो जो जमातें हैं, जमात इस्लामी के वहाँ पर मरदमशुमारी के हवाले से बहुत तहफ़्फ़ुज़ात हैं, MQM के हैं, तहरीक इंसाफ के हैं। ये तो पीपल्स पार्टी की ज़िम्मेदारी बनती है कि इन तहफ़्फ़ुज़ात को दूर किया जाए कि क्यों ये जमातें वहाँ जो मरदमशुमारी हो रही है उससे सेटिस्फाइड नहीं है। मैं बात करूँगी पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के रहनुमा नासिर हुसैन शाह साहब मुझे ज्वाइन कर रहे हैं। अस्सलाम वालेकुम, बहुत बहुत शुक्रिया नासिर शाह साहब आपका। शाह साहब ये बताइएगा, इसमें तो कोई शक नहीं है नई मरदमशुमारी के बगैर इलेक्शंस पर सवालिया निशान तो उठेगा। अब अगर मरदमशुमारी हो रही है लेकिन जहां अपोजिशन जमातों को एतराज़ात हैं, तहफ़्फ़ुज़ात हैं, वहां आप लोग की जो इत्तेहादी जमात बैठी हुई है MQM, उसको भी बहुत सारे एतराज़ात हैं कि गिनती सही नहीं हो रही है, बड़े मसाइल हैं। तो क्यों उन लोगों के तहफ़्फ़ुज़ात को दूर नहीं कर रहे हैं? मसाइल है क्या? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अल्लाहुम्मा सल्ली अला मोहम्मद व आले मोहम्मद। देखें जी, तहफ़्फ़ुज़ात जो है जिनका आपने जिक्र किया, सिर्फ उनको नहीं है, हमें खुद भी है। और पाकिस्तान पीपल्स पार्टी और सिंध गवर्नमेंट ने, हमारे चीफ मिनिस्टर मुराद अली शाह साहब ने इन चीज़ों को पॉइंट आउट किया
और जो हमारी बल्कि एक लिहाज से डेली मीटिंग कह लें या हफ्ते में कोई 2-3 दफा जूम मीटिंग भी होती रही है फेडरल गवर्नमेंट के साथ और दीगर इदारों के साथ, जिसमें इन सब चीजों को पॉइंट आउट किया गया कि एक तो जो 2017 में मरदमशुमारी हुई थी उस पर भी हमारे उस वक्त भी तहफ़्फ़ुज़ात थे जो आज भी कायम है, और ये जो अभी फिर एक बहुत अहम चीज है जो हो रही है, तो इसको भी बेहतर किया जाए ताकि किसी को इस पर कोई भी रिजर्वेशंस ना रहे। देखिए ना, आपकी भी रिजर्वेशन है, तहरीक इंसाफ की भी रिजर्वेशन है, जमात इस्लामी की भी रिजर्वेशंस हैं, MQM को भी एतराज़ात हैं, तो फिर हल किसने करना है? ये एतराज़ात को दूर किसने करना है? सिंध में आप लोगों की हुकूमत है, जिम्मेदारी तो आप लोगों की बनती है। जी बिल्कुल, हमारी जिम्मेदारी है। इसी वजह से CM सिंध ने कोई 4 के करीब लेटर्स लिखे हैं कि वो रिकॉर्ड का हिस्सा रहे फेडरल गवर्नमेंट को कि जो तरीक़ेकार है और जो है उस पर हमें एतराज़ात हैं। तरीक़ेकार क्या है? तरीक़ेकार पर क्या एतराज़ात है? मैं आपको अर्ज करूं, देखें जो टाइम दिया गया उस पर भी था कि बहुत कम टाइम था, फिर उसकी सही तरीके से तशहीह नहीं की गई जिस इदारे या फेडरल गवर्नमेंट ने करनी थी। फिर वो जो एक खुद को जो था कि खुद भी आप उसमें अपने आप को शामिल कर सकते हैं, उसका भी किसी को पता नहीं था प्रॉपर तरीके से। कोई 1-2% लोगों को पता होगा, तो एक तो वो टाइम, फिर हमारे इनके साथ यही बात हुई थी कि आप इसका टाइम बढ़ाएं, और जो लोग हैं जिनको ट्रेन किया गया वो जाहिर है उसमें भी कुछ शिकायत आ रही थी कि वो प्रॉपर ट्रेन नहीं थे, और फिर जब वो जा रहे थे शुरू में हमारे एतराज़ात थे जो घर शुमारी थी कि जी वो भी प्रॉपर तौर पर नहीं हो रही। और असल में इशू सिर्फ एक है, इशू ये है कि सारी चीजों को ट्रांसपेरेंट और इंफॉर्मेशन की एक्सेस होनी चाहिए। मिसाल के तौर पर अगर मुझे गिना जा रहा है तो मुझे ये एक्सेस हो कि मैं कल चेक कर सकूं कि भाई मेरी फैमिली को मुकम्मल तौर पर उसमें गिना गया है या नहीं गिना गया। तो यही तो जमात इस्लामी भी मुतालबा कर रही है कि भाई जो स्टेक होल्डर्स हैं उनको डाटा तक जो है ना वो एक्सेस दी जाए, उनको रसाई दी जाए। यही बात आप लोग कर रहे हैं। तो फिर ये एक्सेस आप लोगों को किसने एक्सेस देनी है? भैया आप लोगों का अपना अमला है सारा, आप लोगों की हुकूमत है, आप लोगों को एक्सेस की क्या जरूरत है? सब चीजें तो आप लोगों के फिंगर टिप्स पे हैं। देखिए मैं आपको अर्ज करूं, इसमें जो इदारे इसमें काम कर रहे हैं उसमें जाहिर है सिंध गवर्नमेंट के लोग इस लिहाज से तो जरूर शामिल हैं कि वो डेटा कलेक्शन में या दीगर चीजों में, लेकिन मैं आपको वही बता रहा हूं कि उसके बाद फिर इसमें कुछ बेहतर ये हुआ कि इसका टाइम फ्रेम बढ़ा दिया गया। फिर उन्होंने कहा जी डैशबोर्ड जो है उस पर एक्सेस जो हमारे असिस्टेंट कमिश्नर हैं जिनका एक वो बनाया गया है, इतने यूनिट इनकी उसमें होंगे जुरिसडिक्शन में, जी उनको दिया गया है। तो ये बहुत सारी मीटिंग्स के बाद, एतराजात के बाद ये बाद में हुआ, और अब भी उसमें कुछ इश्यूज हैं। जब ऐसा होता है कि जब टीम आती है किसी घर पे जाती है, बहुत बार ऐसा होता है कि फैमिली घर पे नहीं है, लोग घर पे नहीं है, वहाँ रह नहीं रहे, कहीं गए हुए हैं, तो वो फिर मिस हो जाते हैं। वो डाटा कैलकुलेशन कैसे होती है? फिर मैं वही तो आपको बात कर रहा हूँ, वो भी मिस होती है। और आपको प्रैक्टिकल बताऊं क्या हो रहा है। अगर वो डेटा ऑपरेटर जो है वो वहां पे एंट्री कर रहा है और थोड़ा सा कोई एरर आता है वो होता है, तो वो कई जगह पे ये शिकायत है कि वो दोबारा नेमत ही नहीं करते कि उसको दोबारा प्रोसेस करें। और जी उनकी सही ये शिकायत है, ये शहरी इलाकों में भी, देही इलाकों में भी। और तो ये फेडरल गवर्नमेंट को इन चीजों को एड्रेस करना होगा। और जो हमारा पहले दिन से मौक़िफ़ है कि इसको बिल्कुल सबके सामने रखे ना, एक्सेस परमिशन होनी चाहिए। मिसाल के तौर पर जब ये ब्लॉक बनाए गए थे और हर ब्लॉक में अगर 240 घर हैं, 400 घर हैं, तो जब उनको काउंट किया जाता है तो उसकी होना चाहिए कि भाई यहाँ इन्होंने प्रॉपर घर काउंट किए नहीं किए। शहरी इलाकों में आपके इल्म में है कि बहुत बड़ी बड़ी बिल्डिंगें होती हैं जिसमें फ्लैट होते हैं 400। ये भी मुतालबा किया जा रहा है जितने भी हाई राइज बिल्डिंग है उन सबको काउंट किया जाए। जी तो वो काउंट तो करते हैं, लेकिन कहीं पे कोई चीजें छोड़ दी जाती हैं।
तो हम वही बात कह रहे थे कि इसको सबके सामने रखें ताकि किसी को उभाम न रहे। देखिए लास्ट टाइम भी क्या हुआ था, लास्ट टाइम भी सिर्फ पाकिस्तान पीपल्स पार्टी और सीएम सिंध ने स्टैंड लिया हुआ है 2017 की जो सेंसस हुए उन पर भी, वहीं उस पर भी हमारे एतराज थे और लेकिन बाद में फिर उसको अप्रूव कर दिया गया। मैं देखिए पॉलिटिकल पॉइंट स्कोरिंग करना सबका जाहिर है एक इशू है। आज भी जो लोग आज पीटीआई ने भी उस पर बात की है, एमक्यूएम ने भी उस पर बात की है, सब लोग बात कर रहे हैं, लेकिन बड़ी माजरत के साथ कि जब इसको अप्रूव किया गया था सेंसस को लास्ट गवर्नमेंट में, तो उस वक्त तो पीटीआई की तो गवर्नमेंट थी, एमक्यूएम तो डेटा के मुताबिक सिर्फ कराची की आबादी में 2017 के मुकाबले में 8 लाख अफराद का इजाफा हुआ है। हैदराबाद डिवीजन में 12 लाख, लाड़काना डिवीजन में 15 लाख का इजाफा। तो ऐसी सूरत हाल में तो मरदमशुमारी में तो ज़्यादा अफराद की एक्सेस होनी चाहिए, ज़्यादा डाटा सामने आना चाहिए, वो उल्टा काम हो ही जा रहा है। देखें बिल्कुल ऐसा ही है। और हम अच्छा बल्कि आप अगर पूरे मुल्क का डेटा ले रहे हैं तो जो 1% इजाफा हुआ है उसमें भी सिंध को कम दिखाया जा रहा है। और हम तो इसमें फायदा किसको है वैसे मुझे एक बात बताएं, जो ये कम दिखाना चाहते हैं, फायदा किसको है? देखिए इस पे आज तक हमें समझ में नहीं आ रहा कि क्यों है, क्योंकि हमें अपने इदारों पर ही एतमाद है कि वो क्यों ऐसी बात करेंगे। लेकिन ये कुछ इस तरह की वो जो कह लें ब्यूरोक्रेटिक अप्रोच होती है जो किसी चीज को बेहतर तरीके से सबके साथ शेयर नहीं करने देती। बहुत बहुत शुक्रिया नासिर हुसैन शाह साहब, पाकिस्तान पीपल्स के रहनुमा मेरे साथ थे। मुझे ब्रेक लेनी है नाज़रीन, वापस आते हैं वक्फे के बाद। के बाद एक बार फिर से आपको खुशामदीद कहते हैं नाज़रीन। पाकिस्तान में सियासी महाज गर्म होने की वजह से जो मैशियत है ये कहीं बहुत पीछे रह गई है। पीडीएम हुकूमत की तजुर्बाकारी काम आ रही है, ना ही डार साहब का कोई जादू चल रहा है। यहाँ सवाल ये उठता है कि 1 साल बाद भी मुआशी महाज पर हुकूमत के पलड़े कामयाबियों की बजाय नाकामियों से क्यों झुके हुए हैं। यहाँ ये भी सवाल उठता है कि तमाम शराइत मानने और पूरा जोर लगाने के बावजूद हुकूमत अभी तक IMF के साथ जो स्टाफ लेवल एग्रीमेंट है यहाँ तक क्यों नहीं पहुँच पाई है, ये एग्रीमेंट क्यों नहीं हो रहा है। कभी IMF तो कभी अमेरिका की तरफ से डू मोर का मुतालबा सामने आ जाता है। अमेरिका ने एक बार फिर से पाकिस्तान से IMF इस्लाहात पर आगे बढ़ने का मुतालबा किया है। अमेरिका का ये कहना है कि पाकिस्तान और IMF ने जिन इस्लाहात पर इत्तफाक किया वो आसान नहीं है, लेकिन इस पर अमल दरामद के अलावा कुछ चारा भी नहीं है। यहाँ सवाल ये पैदा होता है कि आखिर ऐसी कौन सी इस्लाहात हैं जिन पर पाकिस्तान अमल कर नहीं पा रहा है या पाकिस्तान के लिए अमल करना मुश्किल है या नामुमकिन है, और ऐसी कौन सी रुकावटें हैं जो सऊदी अरब और UAE की तरफ से $3 अरब की फाइनेंसिंग गारंटीज़ के बावजूद भी दूर नहीं हो पा रही हैं। क्योंकि हुकूमत पहली IMF मुआहदे की इस आस में अवाम की चीखें निकलवा चुकी है। डॉलर की ट्रिपल सेंचुरी होने वाली है। पेट्रोल की बुलंद कीमतों और टैक्सेस की भरमार की वजह से ही पहले ही महंगाई 46% से ऊपर जा चुकी है कि आम आदमी जो है वो रोटी पूरा करने के चक्कर में खुद आधा रह गया है। पाकिस्तानियों के अब और कितने इम्तिहानात बाकी हैं। यहाँ सवाल उठता है कि माजी में पाकिस्तान कई बार IMF प्रोग्राम्स में जा चुका है, तो इस बार आखिर क्या वजह है कि पाकिस्तान के साथ इतनी सख्ती हो रही है, ज़्यादा शराइत रखी जा रही हैं, शराइत मानने के बावजूद भी एग्रीमेंट मुकम्मल नहीं हो रहा है। ऐसे कौन से मुतालबे हैं जो IMF हमसे मनवाना चाहता है जो हम मान नहीं पा रहे हैं, जिस पर अभी तक पाकिस्तान पूरा नहीं उतर सका है? क्या मौजूदा सियासी जो अदम इस्तेहकाम है ये मुआहदे की राह में सबसे बड़ी रुकावट है? नाजरीन, दूसरी तरफ आइंदा माली साल के वफाकी बजट की तैयारी का जो शेड्यूल है ये भी IMF डील की वजह से मुतासिर हो रहा है, लेकिन इस खदशे का भी इज़हार किया जा रहा है कि रवां माली साल का वफाकी बजट IMF की मुसल्लत करदा कंडीशंस के मुताबिक होगा। यानी आलमी जो हम पर पाबंदियां हैं शायद वो बढ़ जाएंगी, छुरी दुनिया की होगी, हाथ हुकूमत के होंगे, कुर्बानी का बकरा हमेशा की तरह आवाम को ही बनाया जाएगा।
यानी पाकिस्तानी हुकाम टैक्स रेवेन्यू, माली खसारा, तरक्याती बजट और अहम जो अहदाफ हैं, टारगेट हैं, उनकी मंजूरी से भी IMF से लेंगे। IMF को रिलीफ मिलना तो बहुत दूर, हुकूमती सतह पर आइंदा माली साल के वफाकी बजट में दुकानदारों पर टैक्स आयद करने के लिए ये भी सलाह मशवरे किए जा रहे हैं। मतलब कि आम आदमी और मज़ीद पिसने वाला है। ज़ाहिरी बात है जब दुकानदारों पर टैक्स लगेगा तो इसका जो बोझ है वो आम लोगों पर पड़ेगा, आम सार्फिन तक पहुंचेगा। यानी यहाँ पर नाज़रीन बरतानवी जरीदे द इकोनॉमिस्ट इंटेलिजेंस यूनिट की एक रिपोर्ट का जिक्र करना भी ज़रूरी है, जिसके मुताबिक मौजूदा मुआशी और सियासी चैलेंजेस की वजह से पाकिस्तान को इस मुआहदे के बाद भी IMF के नए प्रोग्राम में जाना पड़ेगा। ये भी बताया गया है कि महंगाई और टैक्सेस का बोझ बढ़ने से मौजूदा हुकूमत मकबूलियत खो चुकी है। डॉलर 2023 में 291 रुपये और साल 2025 में 302 तक जा सकता है, जबकि 2024 से 2027 के दरमियान जो रुपया है ये कमज़ोर ही रहेगा। मतलब कि अगले 4-5 सालों में इसमें बेहतरी का कोई इम्कान नहीं है। फिर जो शरह सूद है ये मज़ीद 2% बढ़कर 23% तक जाने का इम्कान है। मैं भी यहाँ पर सोचने पर मजबूर हूँ कि हुक्मरानों की गलत पॉलिसियों का जो खमियाजा है ये कब तक हम सब लोग भुगतते रहेंगे, ये सिलसिला कहाँ जाकर रुकेगा, मुआशी बहरान से निकलने का रोड मैप हो क्या सकता है, आने वाले दिन क्या मुश्किलात लाने वाले हैं, बजट कैसा होगा। मैं बात करूँगी, मुझे डॉक्टर आबिद सुलहरी साहब सीनियर इकोनॉमिस्ट ज्वाइन कर रहे हैं। अस्सलाम वालेकुम, बहुत बहुत शुक्रिया आबिद सुलहरी साहब आपका। आबिद सुलहरी साहब, कितने 20 हम प्रोग्राम्स कर चुके हैं IMF पर, IMF के साथ होने वाले मुआहदे पर, फिर स्टाफ लेवल एग्रीमेंट पर हम बड़े प्रोग्राम कर चुके हैं कि आखिर क्या वजह है कि यहाँ पर तो हम सबकी चीखें निकल चुकी हैं, आम आदमी पिसता ही चला जा रहा है, जिसकी वजह हमें यही समझ में आती है कि हुकूमत IMF की शराइत पूरी कर रही है, इसीलिए महंगाई हो रही है। लेकिन उसके बावजूद भी स्टाफ लेवल एग्रीमेंट का ना होना, IMF के साथ मुआहदे का ना होना, क्या रीज़न है इसके पीछे? जी बहुत शुक्रिया। सबसे पहले तो IMF कहता क्या है? IMF ये कहता है कि आप अपनी आमदनी देख के अपने अखराजात जो हैं वो करें, स्पेशली वो अखराजात जो कि आपके डॉलर्स में के साथ लिंक हैं, इंपोर्ट्स। तो आप अपनी आमदनी देखें कि आपके डॉलर्स में इनफ्लो क्या है और उसके हिसाब से आप अपने अखराजात जो हैं वो करें। अब जब ये डिमांड आती है तो फिर हुकूमतें जो हैं, हुकूमत पाकिस्तान और बाकी तमाम मुल्क भी जो कि IMF के पास कर्जा लेने जाते हैं, वो फिर एक प्रोग्राम प्रपोज करते हैं कि जी हम जहाँ से हमें मालूम है कि अपनी जो खर्चे हैं वो कम किए जा सकते हैं या आमदनी बढ़ाई जा सकती है, तो हम यूँ कर लेंगे और आपके वो जो एक बैलेंस है आमदनी और अखराजात को मुतवाज़न करने का, वो पूरा कर लेंगे। जब वो नहीं होता तो वहाँ पे आके इशू बन जाता है। अब पाकिस्तान में पिछले कई अखराजात कम कहाँ हो सकते हैं, किस किस लेवल पर हो सकते हैं, किस किस सेक्टर पर हो सकते हैं? जब 80-80 रुकनी काबीना आप रखेंगे तो आपके अखराजात तो कम नहीं हो सकते। ये तो खैर बहुत छोटा सा है, काबीना वाला तो बहुत छोटा खर्चा है ना। असल जो है वो आपके पिछले 20-22 साल से अगर आप देखें शौकत अजीज साहब की हुकूमत के बाद से, तो एनर्जी सर्कुलर डेट का एक जो है आपने नाम बार बार सुना होगा कि बिजली गैस ये महंगी में पैदा होती है और इसको सस्ता दिया जाता है। इसी तरह से पेट्रोल डीजल जब कीमतें बैनुल-अक़वामी मंडी में बढ़ जाती हैं तो पाकिस्तान में उसको सस्ता जो है वो नहीं बेचा जा सकता। हाँ, उसमें टारगेटेड सब्सिडी तो दी जा सकती है कि किस तबके को आपने महफूज रखना है, बाकी सबको उसके इंटरनेशनल मार्केट प्राइसेस जो है वो देना पड़ती हैं। अब चूँकि मुख्तलिफ हुकूमतें सियासी पॉपुलैरिटी खो जाने के डर से ये नहीं कर पाई, तो इस वक्त जो एनर्जी सर्कुलर डेट का हमारा जो टोटल है वो 4 ट्रिलियन रुपीस पे जा पहुंचा है। 4 खरब रुपया जो है वो हमारा एनर्जी का खसारा है, जिसमें बिजली, गैस, डीजल, पेट्रोल ये सब शामिल हैं। इसी तरह से आपके जो लास्ट मेकिंग एंटरप्राइजेज हैं, जो पाकिस्तान स्टील मिल है, PIA है, रेलवे है, डिस्कोस है, ये हर हुकूमत में ये बार बार इशू उठता है कि अगर ये अदारे जो हैं प्रॉफिट में नहीं तो फिर इसको प्राइवेटाइज क्यों नहीं किया जाता। क्या वजह है कि आप स्टील मिल बंद रख के आप वहाँ पे बोनस भी दे रहे होते हैं और तनख्वाह भी बढ़ा रहे थे अभी पिछले चंद सालों तक। इसी तरीके से टैक्स नेट को अगर आप देख लें तो कल ही मिफ्ता इस्माइल साहब ने एक तकरीब में बताया कि 22 लाख यहाँ पे हमारे पास आउटलेट्स हैं कमर्शियल, और उनमें से सिर्फ 30,000 ऐसे हैं जो कि टैक्स नेट में शामिल हैं। यानी 22 लाख में से आपके 1 लाख भी नहीं जो कि
टैक्स दे रहे हो। तो जब ये सारी चीज़ें होती हैं, फिर हम जब मांगने जाते हैं कर्जा, खा वो IMF के पास जाएं या सऊदी अरब, चाइना के पास जाएं, तो वो हमें ये कहते हैं कि पहले आप अपने ये लूप होल जो है ये बंद क्यों नहीं करते। दूसरा जो आपने कहा कि सारी शर्तें मान लेने के बावजूद स्टाफ लेवल एग्रीमेंट क्यों नहीं साइन हो रहा, तो जो लोग क्रिकेट समझते हैं उनको पता है कि आपका जो रन रेट होता है, अगर 2020 में 15 ओवर्स में आपने खास हदफ हासिल करना है और आप 20वें ओवर पे पहुंचे हो तो आपका रन रेट जो है वो यकीनन बढ़ चुका होता है। अब ये जो टारगेट हमने पूरे किए ये वो थे जो कि हमें दिसंबर में पूरे करने थे 9 रिव्यू के लिए। उसके बाद 3 फरवरी को आपका 10वां रिव्यू जो है वो भी ड्यू हो गया और अब 3 मई को आखिरी रिव्यू जो है वो भी ड्यू हो जाएगा। अब IMF जो है वो ये कह रहे हैं कि अब अगर आप चूंकि मई जून की तरफ जा रहे हैं तो आप दिसंबर के नहीं, अब आप अप्रैल मई वाले टारगेट पूरे करें। बहुत बहुत शुक्रिया डॉक्टर आबिद सुलेह, सीनियर इकोनॉमिस्ट मेरे साथ थे। नाज़रीन, हमारे प्रोग्राम का वक्त खत्म हो गया। फीडबैक दें, अपना ख्याल रखें, मुझे इजाज़त दें, अल्लाह हाफ़िज़।